हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का जो है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी का वन लाइनर बुक का इंडियन पॉलिटी के सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम हॉल में, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए जो भी बिहार दरोगा बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं, चाहे आप 1 to 5 पीआरटी के हो, टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड टाइम टू टाइम होते रहेंगे। तो आज का है भारतीय राज व्यवस्था, हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। तो जितने भी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं इस एनसीईआरटी बुक से मैंने सारे ले लिए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियोज़ को, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुई थी? तो 1773 में इसकी जो है बातें की गई थी, और 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट फाइनली जो है आपको एग्जीक्यूट किए गए थे, पारित किए गए थे। तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ की गई थी? तो ये आपके कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएंगे आपके? कलकत्ता में 1774 ईस्वी। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीय जो है उनको भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है इसे प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो बजट पे बहस करने का भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुआ था। ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाए गए थे। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः जो है किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत को राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है इस अधिनियम से प्रेरित है। तो आंसर अगर आपके आएंगे तो आंसर आपके हो जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे आपके भारत का संवैधानिक विकास दिया हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। उसके बाद आपको जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में है। पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 ईस्वी में। ये सभी जो है आप याद रखिएगा, डेट वाइज याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है सीधे सीधे आपके एग्जाम में डेट पूछ दिए जाते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था। चार्टर एक्ट आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन से, ये सारे जो है आपके कौन कौन से चार्टर एक्ट में कौन कौन से अधिनियम हुए थे, सभी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे डेट ही याद रखिएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 फिर पारित हुआ, फिर चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ, फिर चार्टर एक्ट 1853 पारित हुआ।
आगे बात करेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या हुआ था, 33 में क्या क्या हुआ था, 53 में क्या क्या हुआ था। उसके बाद लास्ट जो है चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद ये जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया 1858 में। उसके बाद ये सारे जो है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में आपको जो है 1947 में देश को आज़ादी मिल गई थी। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था डायआर्की सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो द्वैत शासन की व्यवस्था जो है आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का प्रावधान किसमें था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किए गए थे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति का विभाजन ये आपके कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो ये भी आपके अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 पर जो है आधारित है। ये भी फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी के, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव ये आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन ये आपको कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 ईस्वी के अंतर्गत जो है किया गया था। किसके? तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में हुई थी, तो इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ये आपके विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार जो कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरिम सरकार की गठन कब हुई थी? तो 1946 में। इसमें जो जो सदस्य थे और कौन कौन सा जो विभाग इनको मिला हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप लोग एकदम याद करके रखिएगा। इसमें से एक भी जो है छूटना नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अंतरिम सरकार में सदस्य कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको कौन सा विभाग मिला था? तो ये विदेश मामले के जो है विदेश मंत्रालय के विदेशी विभाग के नेता थे। तो जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये गृह सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत में आते थे। ये गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से अगर पूछे कि 1946 के अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। खाद्य एवं कृषि मंत्री की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो सरदार बलदेव सिंह।
वित्त मंत्री कौन थे यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो लियाकत अली खान। शिक्षा एवं कला मंत्री की अगर बात करें तो सी राजगोपालाचारी। सभी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी से भी आपको एग्जाम में देखने को एक मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, तो B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अगर आपसे पूछते अस्थायी अध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया था, तो वो जो है आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। किनके द्वारा किए गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव फाइनली संविधान सभा में स्वीकृत कर दिया गया था, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल जो है आपके 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो संविधान के निर्माण में जो है आपको कितना समय लगा था, तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है संविधान सभा को समय लगा था। कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर B.N. राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आंसर क्या हो जाएंगे, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे इन्होंने की थी। बाद में 3 दिन के बाद जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। और पूर्णतः आपसे जो है लागू कब किया गया, भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया, तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया, जिस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे है कि भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पे है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सबसे पहले बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1986, डेट सब याद रखिएगा, एक एक डेट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 11 दिसंबर 1986 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1986 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया, जबकि
26 जनवरी 1950 को इसे जो है पूर्णतः लागू यानी कि एग्जीक्यूट किया गया। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम के रूप में कब जो है अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे VVI समझ लीजिए, याद रखिएगा आप लोग। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, एक एक समिति यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जो है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 जो है अन्य सदस्य थे। वो सदस्य कौन कौन थे? तो N गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आ गए थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। इनके स्थान पे बाद में जो है TT कृष्ण माचारी जो है आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है ये आपके बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कि 1947 से 50 के थी, पहले जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी, जो 1946 से 47 तक था। तो निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। कहां कहां से जो है भारतीय संविधान में चीजें ली गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें, इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। USSR यानी कि रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है?
आंसर होगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, किस देश से लिया गया है? करेक्ट हो जाएगा फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ये आपके न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन का स्रोत कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से जो है आपातकालीन उपबंध प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघीयात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघीयात्मक व्यवस्था आपके जो है कनाडा से लिए गए हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कंक्यूरेंट लिस्ट, किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची भारत के संविधान में ये आपके कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आंसर हो जाएंगे जापान के संविधान से जो है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएंगे रूस के संविधान से जो है प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार ये आपके ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको जापान से ली गई है। विधि निर्माण आपको जो है ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट से। तो इनसे जो है कौन कौन से संविधान लिए गए? तो प्रस्तावना के बाद शब्द हम भारत के लोग, ये आपके यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। मूल अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो ये भी आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारी चीजें जो है आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से कौन कौन से संविधान लिए गए हैं? तो ब्रिटेन से आपके जो है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विशरणीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे प्रावधान जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसमें जो है सभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि विधि का शासन संविधान के किस संविधान संशोधन से लिए गए हैं, कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिए गए हैं? तो इस एक एक फैक्ट को याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है, साउथ अफ्रीका से।
कनाडा से आपके जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संज्ञात्मक विशेषताएं, ये सभी जो है कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो समवर्ती सूची जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान भी आपको जो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड के संविधान से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस से आपके गणतांत्रिक व्यवस्था ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी आपको फ्रांस से ही लिया गया है। रूस से बात करें यूएसएसआर से तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपके जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत का जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में जो है आपको संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का संविधान जो है परिसंघीय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित किया जाता है। किससे? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान का मूल दिया हुआ है जिसमें आपको समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, ये सभी जो है भारतीय संविधान के मूल मंत्र हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 36 से 51 में इसकी व्याख्या दी गई है। तो इसे जो है मूल अधिकार का संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में आपके टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो सर्वप्रथम कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि वर्ष 1911 में हुआ था, तो इसमें आपके जन गण मन अधिनियम वाला जो है गाना गाया गया था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? आंसर होगा 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग यानी कि लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान जो है एक परिसंघात्मक संविधान है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी वेयर का। किसका है? केसी वेयर। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अल्पसंख्यात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वेयर ने जो है ये बोला था कि भारत जो है एक अल्पसंख्यात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो संविधान के बड़े होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह आपके आइवर जेनिक्स का कथन है। किसके हैं? आइवर जेनिक्स। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता जो है राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो संविधान को जो है संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह आपके महात्मा गांधी का कथन था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति है आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? आंसर हो जाएंगे बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड भारत का कौन सा है? तो मोर इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियां यानी कि स्पोक्स है? करेक्ट आंसर विल बी 24। भारतीय संविधान में अनुसूचियां शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में आपके टोटल अनुसूची कितने हैं? तो 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य के गठन का प्रावधान ये आपके प्रथम अनुसूची में किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जो कि हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन के नाम से जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? करेक्ट हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है?
तो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार आपके 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया था। कौन सा? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये आप लोग इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे जो है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो है भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचियों का यहाँ पे संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। पहली अनुसूची 12, टोटल जो है कितनी अनुसूची है? तो 12 है। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों, क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के नाम एवं उनकी सीमाएं जो है दिया हुआ है पहली अनुसूची में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में आपके जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दिए गए। पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में आपके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में आपके वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का प्रावधान दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची में आपके जो है शपथ के बारे में बोला गया है। संघ राज्य मंत्री हो, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची में इसमें आपको जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध का व्याख्या दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल जो विषय हैं ये दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में तो संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। नौवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपको जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल यानी कि डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की शक्तियां और उत्तराधिकार निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो ये आपके 12 अनुसूची, आप लोग इसे याद रखिएगा। पहली में क्या है? तो पहली में आपके राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं दी गई है। दूसरी में आपके क्या है? तो वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। तीसरी में आपके शपथ या प्रतिज्ञान से इसका प्रावधान है। चौथी अनुसूची में बात करें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रावधान दिया हुआ है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल कौन कौन से विषय हैं ये सारी बातें जो है सातवीं अनुसूची में बताई गई है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाओं के बारे में है, जो कि 22 भाषाएं हैं टोटल। नौवीं अनुसूची में इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है ये। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायत से संबंधित बातें हैं। 12वीं अनुसूची जैसे नगर पालिका की शक्तियां के बारे में निर्धारित की गई है।
8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा कब जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 7वीं अनुसूची के जो है यहाँ पे प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता आपके समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? भूमि सुधार यह आपके जो है राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस की बात करें तो किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है इकोनॉमिक प्लानिंग। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? आंसर हो जाएंगे राज्य सूची में जो है पंचायती राज सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में। यहाँ पे जो है कि तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची में यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? तो इसके संघ सूची में आते हैं आपके प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक और तार, निगम कर और सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, रिजर्व बैंक, समुद्री और हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आपके किस में आते हैं? तो ये सभी आपके जो है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। राज्य सूची में क्या क्या आ जाएंगे? तो लोक व्यवस्था आ जाएगा, पुलिस आ जाएंगे, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, कृषि भूमि पर शुल्क, पशुपालन, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति आय, विलासिता की वस्तुएं, ये सभी राज्य सूची में आ जाएंगे। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें आपके दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी जो है आपके समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ये भी आप लाइन जो है अच्छे से याद रखिएगा कि वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। मैच द फॉलोइंग में आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में कितने हैं? तो 52 विषय शामिल हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। एक आपके जन्म से नागरिकता मिलती है, एक वंशाधिकार द्वारा मिलता है, एक पंजीकरण जो आप कराते हैं उसके द्वारा आपको नागरिकता मिलती है, चौथा देशीयकरण के द्वारा अगर आप किसी देश में गए वहां नागरिकता ले लिए इसके द्वारा मिलता है, पांचवा आपके भूमि के अर्जन के द्वारा। तो ये 5 प्रकार की नागरिकता जो है आपको मिले जाते हैं।
तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो है भारतीय संविधान प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान को जो है भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है आपके परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर जो है समाप्त हो सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगर आप लगातार जो है भारत के बाहर रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो ये आपके प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता मिलता है, उसका व्याख्यान किए गए हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 में अगर बात करें तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 8 में अगर बात करें तो भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 की बात करें तो जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो जो है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसमें संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन की व्याख्या की गई है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ये आपकी दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो कृषि भूमि भारत में नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पे एनआरआई, आरआईओ, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड धारक में तुलना दिया गया है। एनआरआई का मतलब क्या है? तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है। भारतीय पासपोर्ट धारक ये भारतीय नागरिक है। सभी लाभ जो सामान्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त है इन्हें भी मिलता है। मताधिकारी ने दे दिया गया है। पीआईओ का भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ का मतलब होता है तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इनको कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया है। वीजा इन्हें मिल सकता है। मताधिकार का इनको अधिकार नहीं है। ओसीआई की बात करें विदेशी भारतीय नागरिक तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। एक एफआरआरओ और एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए जीवन भर वीजा इनको मिलते हैं, वे आ जा सकते हैं। मताधिकार का अधिकार जो है नहीं है। एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष
9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 से 3। भारत के राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार ये आपको संसद को जो है प्राप्त है। किसको? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार संविधान के भारत जो है राज्यों का संघ माना गया है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में टोटल 28 राज्य एवं 8 जो है संघीय प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें जो है आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघ के क्षेत्र का नाम दिया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 3 में तो नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। यह आपके आर्टिकल 3 में बोला गया है। आर्टिकल 4 की बात करें तो अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नए राज्य की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति ये संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1953 में इसका गठन किया गया था। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था। किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्यों 6 संघ राज्य जो है बनाए थे। सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाए गए थे। या आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। सिक्किम एक पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। नागालैंड को जो है आपको कब राज्य का दर्जा मिला था? तो 1933 में। ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा, इसमें से सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम हॉल में मिल जाते हैं कि इस राज्य का जो है कब गठन किया गया था।
तो नागालैंड का अगर बात करें तो 1963 वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी नागालैंड की। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम कब राज्य बना था तो 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। त्रिपुरा की बात करें तो 1972 में इस राज्य की गठन हुई थी। मणिपुर की बात करें तो 1972 में। मिजोरम की बात करें तो 1987 में। और गोवा की बात करें तो 1987 और हरियाणा 1986 में राज्य बना था। 1987 में जो है 3 राज्य बने थे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, याद रखिएगा। 72 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी जो है 72 में इस राज्य का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स, परिषद का नाम दिया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन आते हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, परिषद का नाम, इसका मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। इसमें सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो कि प्रयागराज में इसका मुख्यालय है, ये जो है इसके सम्मिलित राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। इसमें राज्य शामिल है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। इसमें जो राज्य सम्मिलित है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, इसमें आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये सभी राज्य जो है इसमें सम्मिलित है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में। प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह आपके केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में हुआ था, तो इसमें आपके जो है ये बातें बोली गई थी। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक चरमपंथी ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को। सर अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? तो भारत में राज्य का कोई भी धर्म या पंथ नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व जो है आपके 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एस.आर. बोमोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है इन्होंने ये स्वीकार किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है?
तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता जो है ये महत्वपूर्ण तत्व है। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर सब संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्र पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबाड़ी बनाम संघ मामले में, जो कि वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये रहे पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर थे, जो कि महेश कुमार वर्णमाल के एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक की व्याख्या थी। तो इसमें बहुत सारे ही जो है आपके टॉपिक जो है सारे ही बिंदु आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसमें से कुछ पार्ट जो है आपके बाकी है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चाहे वो पीआरटी के बच्चे हो, चाहे 6 to 8 के हो, चाहे 9-10 के, चाहे 11-12 के, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।